नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर जुमेरात को K2 पर लाइव पेश किया जाता है और जैसे कि आप जानते हैं कि ये दिल के मरीज़ों के लिए प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने दिल का मसला, अगर हार्ट अटैक हुआ है या आपको कोई सांस की हार्ट फेलियर का मसला है या दिल की कोई भी बीमारी है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है और आप इसमें हमें कॉल करके इसमें मशवरा हासिल कर सकते हैं। हम अपन इसी वक्त आपकी बात सुन के और लाइव उसका आंसर आपको देंगे। नाजरीन, बहुत मसाइल होते हैं, बहुत से लोग होते हैं हिचकिचाहट का उनको होती है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो ये क्या मसला, अगर चेस्ट पेन हो रही है तो शायद दिल की मसला नहीं है। तो अगर आपको इस तरह का कोई शक है और आपको लगता है कि ये दिल की बीमारी है या नहीं है, तो आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से मरीज़ जो कि मेडिकेयर कार्डिक सेंटर, हमारा जो कार्डिक सेंटर है, हमारे बहुत से अपने मरीज़ हैं जो कि अगर कोई मशवरा करना चाहते हैं तो हमें कॉल करके हमसे लाइव मशवरा भी ले सकते हैं। वैसे तो हम 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी आप कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉल करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैं यहाँ K2 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके प्लेटफॉर्म से हम ये प्रोग्राम हर जुमेरात को लाइव पेश करते हैं। और टेलीफ़ोन नंबर मैं शुरू में ही बताना चाहता हूँ कि अगर कॉल करनी है तो 945003 ये हमारा टेलीफ़ोन नंबर है। पिंडी इस्लामाबाद का कोड पहले लगा लेंगे, नंबर से पहले 051-945-0030। नाजरीन, अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। आप पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रह चुके हैं। आप आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कमांडेंट भी रह चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। अभी आप मेडिकेयर कार्डियक सेंटर में चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि सिम्टम्स के बारे में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये दिल का मसला है और बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं। हमारे कई जानने वाले हैं जो आपको पता चलता है हार्ट अटैक हो गया, हालांकि सिम्टम्स 6 महीने साल से प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं जिनको इग्नोर किया जाता है। तो मैं शुरू इसी तरह करना चाहूँगा कि कुछ यानी ऐसे क्या इंडिकेशंस हैं जिनसे पता चल सके कि ये दिल की बीमारी है और जो दर्द हो रहा है या जो मैदा ख़राब है या जो वैसे प्रॉब्लम हो रहा है ये दिल का हो सकता है और मेडिकल हेल्प टाइम पे लेनी चाहिए। तो इस बारे में अगर आप गाइड कर सकें और बता सकें कि कार्डियक सिम्टम्स किस तरह होते हैं और क्या होते हैं, और इसमें कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको समझा जाए कि ये दिल के हैं और फ़ौरन हेल्प ली जाए और टेस्ट अपने कराए जाएं ताकि हार्ट अटैक से बचा जा सके और ये इन सब हार्ट अटैक से दिल का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा डैमेज हार्ट को वापस लेके आना बहुत मुश्किल होता है। तो काइंडली अगर आप बता सकें। आई थिंक बिल्कुल आपने सही बात की। अभी हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप ऐसे ही एक पेशेंट को मैनेज करके आए हैं। एक पेशेंट जो कि दिल का मरीज़ था और उसे काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम हो रहा था और मरीज़ इंतज़ार करता रहा जी कि नहीं ये कोई खांसी का होगा, मैदे का होगा, और वो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के साथ आया और अभी फेफड़े सारे पानी के भर चुके हैं और फाइनली हमें उस पेशेंट को जो है वो वेंटिलेटर पे डालना पड़ा और आप उसको मैनेज करके भी आए हैं। ये इमरजेंसी से हम बच सकते हैं। ये जो आखिर में इमरजेंसी आती है जिसमें ना दिल काम कर रहा होता है, फेफड़े जो है वो भरे हुए होते हैं, दिल बंद हो जाता है और फिर हमें CPR करके ट्यूबें डाल के फिर वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। ये सब कुछ ना हो अगर आप टाइम पे अस्पताल पहुँच जाए। जो ही आपको तकलीफ हो, सीने में दर्द हो, बोझ हो, घबराहट महसूस हो, फ़ौरन हॉस्पिटल आएँ। इससे पहले, क्योंकि कई दफ़ा ये दिल की बीमारी या अटैक जो है वो आपको टाइम नहीं देता। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि अगर 10 लोगों को हार्ट अटैक होता है तो उन 10 में से टोटल 6 अस्पताल पहुँच पाते हैं, 4 की मौत रास्ते में ही हो जाती है, घर पे हो जाती है। वो बहुत ही जो है वो अनफॉर्चुनेट होता है कि वो पहुँच ही नहीं पाते, उनको टाइम ही नहीं इतना मिलता कि वो हॉस्पिटल पहुँच सके। तो इसलिए जो भी आपको सिम्टम हो आप वक्त पे अपने अस्पताल पहुँचे और स्पेशली कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में पहुँचे, क्योंकि हमारे यहाँ देखें हर कोई अस्पताल उस हिसाब से तो इक्विप्ड नहीं है। ना किसी के पास ECG मशीन है, ना अगर ECG है तो डॉक्टर साहब हैं तो MO है, उन्हें ECG पढ़नी नहीं आती। आपका वो टाइम ज़ाया होता है जब आप किसी और अस्पताल में जाते हैं
और आप ईसीजी करते हैं, किसी को पढ़ने नहीं आती है, अगर हार्ट अटैक हो भी रहा होता है तो उसे रीड करनी नहीं आती कि क्या हो रहा है, और फिर वो कहता है अच्छा कल चले जाएं, ये मैदे की जो है वो गैस हो सकती है, और या तो रात को ही घर में डेथ हो जाती है पेशेंट की, या अगले दिन बहुत मैसिव हार्ट अटैक के साथ अस्पताल पहुंचता है जिसमें हार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आपको सीने में दबाव और प्रेशर और घबराहट और पसीने आए, और ये इस वक्त हों जबकि आप कोई एग्जर्ट कर रहे हों, या कोई जोर का काम कर रहे हों, या वजनी चीज़ उठाई हो, या खाना खाया हो, या रात को सोए से जो दर्द सीने का आपको जगा देता है और आपको घबराहट करता है, वो हार्ट अटैक होता है। जब तक कि वो साबित ना हो कि हार्ट अटैक नहीं है, आप फौरन अस्पताल पहुंचे। और अगर घर में कोई एंजिस्टेट पड़ी हुई है, टैबलेट पड़ी हुई है, तो वो फौरन जुबान के नीचे रख लें, और डिस्प्रिन घर में पड़ी हुई है तो एक डिस्प्रिन जो है वो चबा के खा जाएं और फिर अस्पताल चल पड़े। और अस्पताल देखें, आप हर एक को, जो हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि अब तक जितने हम प्रोग्राम कर चुके हैं, आपको खुद पता हो जाना चाहिए कि आपके घर के नज़दीक या आपके शहर के नज़दीक कौन सा बड़ा दिल का अस्पताल है जहाँ पे इमरजेंसी की सूरत में आप खुद जा सकते हैं या अपने किसी मरीज को वहाँ पे ले जा सकते हैं, ताकि वो आपका टाइम ज़ाया ना हो, फ़ौरन अस्पताल पहुँचे और उनका इलाज शुरू हो जाए। क्योंकि वो बीमारी है जिसमें हर सेकंड और हर मिनट वो मैटर करता है, उसकी बड़ी अहमियत है। वो लूज करते हैं तो दिल मर रहा होता है इतने सेकंड इतने मिनट में, आपने उसे बचाना होता है और आपने भागना होता है हॉस्पिटल की तरफ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वक्त पे अस्पताल पहुंचे, वक्त पे तशखीस हो जाए, वक्त पे इलाज शुरू हो जाए, और वो जो डैमेज होना होता है वो से बच जाए। हमारे बहुत सारे मरीज़ जो अच्छे अक्लमंद मरीज़ होते हैं और पढ़े लिखे भी होते हैं, उन्हें जो ही तकलीफ़ होती है वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं। उन्हें हार्ट अटैक हो रहा होता है या हार्ट अटैक होने वाला होता है, और हम उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं फ़ौरन ही। और अगर हो ज़रूरत तो हम एंजियोग्राफी करके, अगर एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है तो स्टेंट डालने की ज़रूरत है, वो भी डाल देते हैं। और अगर वो ना भी डालें, सिर्फ मैनेज हो जाए दवाइयों के साथ ही, और उसको हम हार्ट अटैक का इलाज शुरू कर दें, बचत हो जाती है। और हार्ट जो डैमेज होना होता है वो ऑलमोस्ट बच जाता है। बहुत कम होता है कि 5% कहीं डैमेज हो और बाकी सारे का सारा हार्ट जो है वो बच जाता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि वक्त पे पहुँचे, और इमरजेंसी ना अपने लिए ना बनाए ना हॉस्पिटल के लिए बनाए। हाँ, जो इमरजेंसी है वो तो है, वो हमने मैनेज करनी है, लेकिन बहुत सारी इमरजेंसी जो हमारे मुल्क में है वो मरीज़ खुद बनाता है। कुछ हफ्ते से तो तकलीफ हो रही होती है, वो हफ्ता घर में लेटा रहता है, आज ठीक हो जाएगा कल ठीक हो जाएगा, दिल नहीं हो सकता ये मैदा होगा, और वो खुद ही सोचता रहता है। फिर ऐसे नालायक डॉक्टर के पास चला जाता है जिसे नहीं पता होता, और वो डॉक्टर को उसे नहीं पता, वो तो इतनी भी तकलीफ नहीं गवारा करता कि नहीं फलां डॉक्टर साहब हैं जो कि इसमें एक्सपर्ट है, फौरन पहुंचे, उनसे ईसीजी रीड करवा लें और वो जैसे मशवरा देते हैं वैसे कर ले। या अगर वो डॉक्टर साहब के पास नहीं भेजना तो सीधा दिल वाले अस्पताल की तरफ भेजें, जहाँ पर उनका वक्त ज़ाया ना हो, वहाँ पर जाएँ, तशखीस हो और उनका इलाज शुरू हो सके। टाइमली इलाज बहुत ज़रूरी है। उसे कॉलर है प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ, हीरा। जी, सवाल कीजिएगा। जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैं डॉक्टर साहब के पास आई थी जब मुझे रमज़ान के बाद, ईद के बाद मुझे कोरोना हुआ था। जी, माइनर सा हुआ था, स्टार्टिंग में हुआ था, ठीक है। वो डॉक्टर साहब ने देख के बताया था कि माइनर सा स्टार्ट गले से हो रहा है। ठीक। तो उन्होंने फिर मुझे दवाइयाँ शवाइयाँ लिख के फिर मुझे कहीं और रेफर कर दिया था, उन्होंने शुगर के डॉक्टर के पास। ठीक। लेकिन मैंने दवाइयाँ खाई, उसमें स्टेरॉइड भी था, उससे मेरी मतलब काफ़ी मुझे ठीक रही मैं। और ये शुगर की भी उन्होंने दवाइयाँ दी मुझे। कुछ कोरोना का 10-15 दिन तक कोई फीलिंग नहीं आई, बिल्कुल नॉर्मल मैं रही। ठीक। लेकिन कोरोना के बाद मुझे डॉक्टर से ये पूछना है, कोरोना के बाद अब आके ना ईद के बाद मेरे जिस्म जो है ना सारा टूटने लग पड़ा है। और ये मेरे बेटे को भी मेरे साथ हुआ था, हम दोनों की सेम ये पोजीशन है। ठीक है। अच्छा, ये जिस्म मेरी हड्डियां टूटनी और कमजोरी अंदर बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स की वजह से, और बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा। शुगर तो चलो मेंटेन मेरी जा रही है बिल्कुल, लेकिन वीकनेस और हड्डियां जो जिस्म मेरी टूटने की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा। ठीक है। आप दवाइयां मैं डॉक्टर साहब की हार्ट की वही ले जी, रही हूँ जी। जो मुझे स्टंट पड़े थे, जो उन्होंने मुझे दी हुई है। जी, ठीक है। उनमें इस्मो, नेबेल और कोडिवॉन है, जी, जी। और फिनोबेट है। ठीक है। तो ये दवाइयां मैं ले रही हूँ, लेकिन जो मेरी पोजीशन है ना इस टाइम मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है। कोई अब लोप्रिन मुझे वगैरह डॉक्टर भी से ले रही ये हैं आप? पूछना था कि जी, लोप्रिन भी ले रही हैं? आपने बताई नहीं। नहीं, लोप्रिन, लोप्रिन नहीं डॉक्टर साहब ने लिखी हुई। लो प्लेट? नहीं, लो प्लेट भी नहीं लिखी हुई डॉक्टर साहब ने। अच्छा, ठीक है। ये बता दीजिए बस यही दवाइयाँ। आपकी उम्र कितनी है आपकी?
55 कोपलवेक्स लिखी हुई थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने वो खत्म कर दी थी मेरी। ठीक है। क्यों खत्म की थी, कोई खास? लो प्लेट ये नहीं, मुझे ये नहीं बताया डॉक्टर साहब ने, कहा था उसकी इसकी जगह आपको कोई जरूरत नहीं है। लो प्लेट प्लस या दूसरी मेडिसिन जो ऐड की हो? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा डॉक्टर साहब ने, सिर्फ प्लेटलेट ठीक थे। आपका ताकत प्लेटलेट लिखी काउंट थी। ठीक था? खून के जो सीपी टेस्ट होता है उसमें प्लेटलेट काउंट सही था आपका? हाँ, मेरा उस वक्त कोरोना से पहले तो मेरा 4 लाख के करीब था। ठीक था जी। हाँ, अब आके मुझे नहीं पता, मैंने प्लेटलेट कोरोना काउंट, का बाद टेस्ट नहीं कराया। मैं प्लेटलेट काउंट की बात कर रहा हूँ। जो ब्लड सीपी कराते हैं उसमें प्लेटलेट के जो लेवल है वो ठीक आया था आपका? हाँ जी, वो मेरा ठीक था, बिल्कुल ठीक था। सही है। ये बाकी मेरी सारी ठीक थी, सिर्फ मेरी शुगर बढ़ी हुई थी, सही है। बाकी एवरीथिंग। और ये गुर्दे का था 1.9 था मेरा ख्याल में, ठीक है। कैरेटिन। तो डॉक्टर साहब ने फिर मेरी शुगर वालों की तरफ रेफर कर दिया था, उन्होंने भी कुछ दवाइयाँ दी, उन्होंने भी स्टेरॉइड्स लगाए जी। लेकिन अब आके ना मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है। उस दौरान तो मुझे कुछ नहीं हुआ। जी, अब आके दवाइयाँ एक कमजोरी दफ़ा दोबारा बता दें, आपने बताई हैं, एक दफ़ा दोबारा बता जी। दें। ये है कोडिवोन है, जी जी इस्मो है, जी और नेबिल है, जी। और फेनोगेट है। ठीक है। अभी सांस चढ़ती है या नहीं चढ़ती? नहीं, सांस तो नहीं चढ़ती, लेकिन मेरे ये टांगों में बहुत ज्यादा, मैं चलने के बहुत ही ज्यादा आपका दिल तकलीफ कितने होती है। परसेंट काम कर रहा है? एको के ये तो ऊपर मुझे नहीं एको टेस्ट हुआ होगा ना, उसके ऊपर पता जी, ये नहीं मुझे पता, लेकिन डॉक्टर साहब ने रिपोर्टें देखी थी, कह रहे थे बिल्कुल ठीक है सब। आपके स्टेंट किस सन में डले थे, कौन से साल में डले थे? 2011 में डले थे। एक ही डॉक्टर स्टेंट साहब ने डला डाले था? एक ही नहीं, स्टेंट? 2 डले थे, एक वेन बंद थी मेरी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने कहा था खुल जाएगी ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। प्रोग्राम गौर से सुनते रहें और जवाब को गौर से सुने। सर, ये रावलपिंडी से कॉल थी, इन्होंने अपनी 55 ईयर्स उम्र बताई, शुगर की मरीज़ा हैं। कोरोना हुआ उसके बाद जिस्म में दर्दें होती हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह के बारे में आपसे राय लेना चाहती थी। जी जी, उसमें आई थिंक ये जो इन्हें या लो प्लेट पे या एस्प्रिन पे होना चाहिए, लो प्लेट प्लस पे होना चाहिए, या कोप्लेवेक्स पे होना चाहिए, या इन दोनों में से कोई अलग अलग प्लेवेक्स या डिस्प्रिन या एस्प्रिन होनी चाहिए। वो नुस्खे में या कोई वजह होती है कि जब कोई प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो फिर जाके हम डिस्प्रिन बंद करते हैं, या फिर लो प्लेट भी जो है वो क्लोपिडोग्रिल वो बंद करते हैं। इनको चाहिए कि दोबारा ज़रा एक दफ़ा दिखाएं। इन्होंने नहीं बताया था कि मुझे दिखाया था या कोरोना में डॉक्टर साहब को दिखाया था या क्या था। उसमें हो नहीं सकता कि इनकी एस्प्रिन जो है हमने ना बीच में शामिल की हो, और क्योंकि 2008 में स्टेंट डाला था, जी सर। काफ़ी साल हो गया, साल के बाद हम क्लोपिडोग्रिल या लो प्लेट या प्लेवेक्स वगैरह बंद करते हैं और सिर्फ एस्प्रिन पे रहने देते हैं। और वो एस्प्रिन मस्ट है, ज़रूरी है, वो आपने सारी उम्र जारी रखनी होती है, जब तक कि कोई उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। कहीं अल्सर हो गया मैदे में, कहीं ब्लीडिंग हो गई, कहीं प्लेटलेट काउंट ड्रॉप हो गया, किसी को एलर्जी होगी उससे, फिर उस सूरत में आप बंद कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये सारी उम्र ये दवाई को जारी रखना होता है। चाहिए कि एक दफ़ा दोबारा, चाहे कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और उन्हें चाहिए कि अभी एस्प्रिन जो है वो दोबारा इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। हाँ, दूसरा जो इनका इशू है कोरोना का, अभी बहुत सारे जो हमारे मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, उनकी कई दफ़ा कोरोना के दौरान हार्ट अटैक होता है, और कई दफ़ा अटैक होता है तो नालियाँ बंद नहीं होती, उनमें थ्रोम्बस या क्लॉट्स बने होते हैं, उसकी वजह से मसले होते हैं। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कोरोना तो बड़े अच्छी तरीके से गुजार लेते हैं, लेकिन कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो बाद में भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, रिदम गड़बड़ हो सकता है, और आपको इस पर रिलैक्स नहीं करना चाहिए। आपको कार्डियक पेशेंट जो है उनको अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से जारी रखिए, और जब कोरोना हो जाता है तो आपको ये जो खून के क्लाट डिजॉल्व करने वाली दवाइयाँ होती हैं, स्पेशली एस्प्रिन होगी, लॉप्रिन, एस्कार्ड हो गई, या लो प्लेट या जो प्लेवेक्स होगी, ये लाजमी बीच में शामिल होती हैं ताकि क्लॉट्स ना बने और मरीज को नुकसान। इसमें सिर्फ हार्ट ही नहीं होता, कई दफ़ा ब्रेन का भी होता है, और आपको फाले या स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, और कई दफ़ा आपके मैदे में या आंतों में भी इशू हो सकता है। तो ज़्यादातर जो मसले हो रहे हैं कोरोना के बाद हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों जिनको कोरोना ठीक हो चुके होते हैं, उस कोरोना के बाद उनके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि खून जमना शुरू हो जाता है या क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें खून पतला करने वाली जो गोली है वो बहुत ज़रूरी है, जारी रखनी चाहिए। और आपको चाहिए कि कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद फ्रीक्वेंटली हर 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते रहें, ताकि वो आपकी हालत के मुताबिक जो नुस्खा है उसको रीअरेंज करते रहें। तो उन्हें चाहिए कि एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। और बाकी जो उन्होंने थकावट की बात की है वो तो होनी है। आपने स्टीराइड लिए, स्टीराइड देखे ना, स्टीराइड 2-3 गड़बड़े करते हैं, कई दफ़ा बहुत ज़रूरी होती है जान
जो है बचाने के लिए स्टीरॉयड इस्तेमाल किए जाते हैं, और कोरोना में कुछ लोगों को दिए जाते हैं जिसमें से नमोनिया, चेस्ट जो है वाले सिम्टम्स है वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, या एक्यूट स्टॉर्म जो होता है उसको भी मैनेज कर लेता है। लेकिन फिर उसके 3-4 मसले होते हैं। जिनको शुगर है उनके शुगर अनकंट्रोल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जिनको ब्लड प्रेशर होता है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर ख़राब हो जाता है। फिर इसी तरह हड्डियों में दर्द, जिस्म में दर्द, डिप्रेशन वाला एलिमेंट हो जाता है, थकावट, आपसे चला नहीं जाता, मसल आपके वीक हो जाते हैं। ग्रेजुअली उससे फिर जान छुड़ानी होती है, जिसे हम टेपर ऑफ करते हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी खुराक करके उसको बंद करते जाएं, ताकि उसके जो बुरे असरात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, और कुछ और हफ्ते को बाद उनके पूरे इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, और आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर वो दोनों कंट्रोल हो जाते हैं। इन्हें चाहिए कि एक दफ़ा दोबारा, अगर मैं आपका कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे जाके दिखाएं, या कोई और कार्डियोलॉजिस्ट है तो उन्हें जाके दिखाएं, ताकि आपका नुस्खा जो है नए सिरे से लिखा जाए आपके लिए। सर एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं फातिमा बोल रही हूँ एबटाबाद से। जी सवाल कीजिएगा। जी, मुझे अपनी मामा का इशू डिस्कस करना था जी। कि मेरी मामा को लास्ट 2 वीक से ना हार्ट का मसला चल रहा है ना। जी दर्द है आगे भी और पीछे भी, और राइट बाजू में भी। ठीक है, उम्र कितनी है उनकी? उनकी 50 ईयर्स। ठीक है, क्या वो उन्हें शुगर या ब्लड प्रेशर की पेशेंट है? हाँ जी, बीपी की पेशेंट है, और उन्हें 2 दफ़ा पहले फालिज भी हुआ है ना। ठीक है, सही है। तो अभी जो आपने दर्द बताई, और भी कोई मसला होता है या ये? और अभी ये कि वो चलती हैं तो उन्हें दर्द होता है दिल में, जी और वो उनका सांस भी फूल जाता है ना। ठीक है। तो अभी जो डॉक्टर्स ने उन्होंने मेडिसिन दी हुई है, उनमें एक कार्डनिट है, जी एक एक्टिम है, जी एक वेस्क्लियर है, जी एक एंजीसिड है, जी। और एक न्यूरोबेडोक्साइन है। सॉरी? न्यूरोबेडोक्साइन। ठीक हो गया, ठीक है। ये कि अभी वो जरा सी भी चलती हैं तो उन्हें पेन होता है ना। ठीक तो है। इको और ईसीजी करवाई थी तो वो कहते हैं ये नॉर्मल है। ठीक है, उनको जो आपने बताया फालिज हुआ था, वो कितना अरसा पहले हुआ था, और क्या उसमें जो वीकनेस हुई थी वो ठीक हो गई है अभी? हाँ जी, वो ठीक हो गई थी। एक तो उन्हें जो फालिज हुआ था वो 1997 में हुआ था, जी और एक उन्हें फालिज ये लास्ट 2 ईयर्स ठीक हो है। गए हैं, इनका 2 साल पहले। जी इनका सीटी स्कैन हुआ होगा, तो क्या दिमाग में क्लॉट बना था या हाँ जी, क्लॉट। क्लॉट बना था? ठीक है। अभी जो आपने बताया कि दर्द शुरू हुई है, क्या ये दवाइयों से कुछ बेहतर हुई है कि हाँ अभी? जी, अभी जो लास्ट वीक से ले रही है ना, उनमें थोड़ा सा उन्हें कुछ फर्क लगा है, पर ये कि वो चलती हैं तो वो कहती हैं कि मुझे दर्द होता है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर क्या उनका कंट्रोल में रहता है? नहीं, बीपी उनका हाई रहता है, 140 और 90 है, ठीक हो गया, और 180 तक भी इनका चला जाता है। ठीक हो गया। मजीद इसके अलावा, एको के अलावा कोई और टेस्ट तो नहीं कराया दिल का? नहीं, इको और ये करवाया। अभी डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते की मेडिसिन लें, तो फिर ना हुआ तो फिर इनका एंजियोग्राफी करेंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं, प्रोग्राम सुनते रहिए। सर एबटाबाद से कॉल थी, और इन्होंने अपनी मदर के लिए कॉल किया। उनकी 50 इयर्स उम्र है, ब्लड प्रेशर का मसला और स्ट्रोक हो चुका हुआ है। अभी उनको रिसेंटली चेस्ट पेन शुरू हुई है, एको उनका ठीक है, ईसीजी ठीक है, कार्डिक मेडिसिन वगैरह शुरू की हैं, कुछ बेहतरी है, लेकिन अभी भी पेन हो रहा है। इस बारे में मशवरा जी आई थिंक इनमें जितनी जल्दी इनकी एंजियोग्राफी हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले कि ये जो पेन हो रहा है वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो। कई दफ़ा होता ही है कि 90%, 95%, 99% आर्टरी जो है या नाली बंद होती है, और उसके ऊपर क्लॉट बैठ जाता है 1%, 5% या 10%, वो टोटल बंद करके हार्ट अटैक या इस तरह के पेन करना शुरू कर देता है। और अगर जल्दी उसका इलाज ना किया जाए तो वो फिर हार्ट अटैक भी कर सकता है, और नाली बंद होकर हार्ट अटैक कर सकता है। इसलिए चाहिए कि अभी जो ही आपको मौका मिले और जितनी जल्दी हो सके, एक तो उनकी एंजियोग्राफी हो जानी चाहिए हार्ट की, नालियों का पता चले। दूसरे दिमाग की नालियों, जैसे हम कैरोटिड एंजियोग्राफी कहते हैं, गर्दन की नालियों की और दिमाग की नालियों की जो एंजियोग्राफी होती है वो भी साथ ही हो जानी चाहिए, कि उनके 2-3 दफ़ा इन्हें स्ट्रोक हो चुका, पता चले कि क्या नीचे से कोई नाली बंद तो नहीं, जो बार बार स्ट्रोक कहते हैं कि 2 दफ़ा स्ट्रोक हो चुका है, वो स्ट्रोक उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। तो इन्हें चाहिए कि एक तो इलाज जो डॉक्टर साहब ने बताया वो जल्दी वो जारी रखें, और साथ साथ दवाइयाँ देते रहें, और उनका जल्दी एंजियोग्राफी करवा लें। ठीक है। तो ये आपने इनकी जो ट्रीटमेंट है वो जारी रखें, और एंजियोग्राफी बेशक एबटाबाद में भी सेंटर्स हैं, और अगर आप यहाँ हमारे पास आना चाहें तो मेडिकेयर कार्डिक सेंटर चक शहजाद पार्क रोड इस्लामाबाद में कॉमसेट यूनिवर्सिटी के सामने, यहाँ से करा लें या कहीं से भी एंजियोग्राफी करा लें। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
मंजूर साहब बोल रहा हूँ अटक से। जी मंजूर साहब, सवाल कीजिएगा। ये 1 महीने बाद डॉक्टर साहब से बहुत सारा टेस्ट करवाए हैं, तो ये कराए हैं। लिपिड और ट्राइग्लिसराइड ये बहुत ज्यादा है। लिपिड जो है 3582 और जी ट्राइग्लिसराइड 1225। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल 280 है, जी 80, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 98 और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 49। ठीक है जी। और उम्र कितनी है आपकी? ये 48। 48 है। ये बता दें, आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं इनके लिए? जी जी, ये बेटर ऑफ की इस्तेमाल और करे। लोपेन, और पैसेज, जी पेनोजेट, जी यूफ्रेम 10। ठीक है। फिनोजेट जो है वो किस डोज में इस्तेमाल कर रहे हैं? पेनोजेट एक गोली रात को। एक गोली रात को लेते हैं। कितने मिलीग्राम? कितने मिलीग्राम वाली? ये 200। 200 वाली, ठीक है। और दूसरी आपने कौन सी गोली कोलेस्ट्रॉल की बताई? और यूफ्रेम। जी यूफ्रेम ये कितने मिलीग्राम में है? 10। 10 मिलीग्राम में है, ठीक हो गया। तो ये कितने अरसे से फिनोगेट और ये दूसरी 10 मिलीग्राम वाली गोली खा रहे हैं? ये अभी कुछ 2 तारीख को अभी 2 तारीख को शुरू की है आपने? ठीक है। आपका वजन ज्यादा तो नहीं है? नहीं, वजन नहीं ज्यादा। और शुगर तो नहीं है? नहीं नहीं, शुगर कोई नहीं। ठीक है। और क्या आप परहेज करते हैं? जी जी करते हैं, और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है। और क्या आपके बहन भाइयों में या वालिदैन में हार्ट अटैक की बीमारी तो नहीं है? जी है। है, ठीक है। आपको कोई तकलीफ हुई थी तो आपने ये टेस्ट कराए थे या वैसे ही करा लिए थे तो ज्यादा निकल आया? डॉक्टर मौसम ये कराए थे डॉक्टर मौसम। जी जी। तो वो वैसे ही कराए थे या कोई तकलीफ हो रही थी, कोई दर्द वगैरह भी था या कोई मसला भी था? दर्द था जी, तकलीफ हो रही थी, थोड़ा बाजू में भी दर्द था और ठीक। सीने में भी ना। ठीक है। तो कोई और भी टेस्ट कराया था, दिल का एको और बाकी जो टेस्ट होते हैं दिल के, वो भी कराए थे? उन्होंने कहा था कि ये टेस्ट देखते हैं, उसके बाद ये मेडिसिन खा के ना, तो 2 महीने बाद फिर आपको दूसरे होम टेस्ट देखेंगे ना। ठीक है। तो क्या अभी भी इनको दर्द हो रहा है या अभी ठीक है, अभी दर्द ठीक हो गया? दर्द अभी है, क्योंकि किसी वक्त ना मुझे सीने में भी दर्द होता है। जी जी। और जब एंजियोग्राफी कराई थी ना, तो उसके बाद भी ये तकरीबन थोड़ा सा ये पेन पीछे भी आता है दर्द। ठीक है। एंजियोग्राफी जी आपने बोला एंजियोग्राफी कराई थी, उसमें क्या निकला था? उसमें जी ये जी जी। एंजियोग्राफी कब कराई थी? एंजियोग्राफी 2018 में। 2018 में कराई क्या थी। निकला? उसमें क्या निकला था? ये लेफ्ट जो शरीयान थी उसमें माइनर डिजीज। ठीक है। और कंक्लूजन यानी रिजल्ट क्या दिया था? माइनर डिजीज थी? जी जी। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको सवाल का जवाब लेके देते हैं। सर ये अटक से कॉल थी। मंजूर साहब 48 ईयर्स इनकी उम्र है, इनके कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है। ये दवाइयाँ खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की, फिनोगेट 200 मिलीग्राम, और कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई है वो 10 मिलीग्राम में खा रहे हैं। माइनर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ इनकी 2018 में निकली थी। पेन इनको भी चेस्ट पेन होती है। सर मशवरा करना चाहते थे। हाँ, इन्होंने मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि इन्होंने ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स क्या बताए थे। अच्छा, 1000 में बताए थे, 1100-1200 कुछ लेवल। हाँ, वो जो लेवल है ट्राइग्लिसराइड का, चर्बी का, वो बहुत ही ख़तरनाक लेवल है। उसमें ना सिर्फ हार्ट अटैक का या फालिज का भी डर होता है कि अगर इतना ज़्यादा चर्बी है, बल्कि एक ख़तरनाक किस्म की जो बीमारी हो जाती है पैंक्रियाटाइटिस वाला, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस वाला हो जाता है, और वो लबलबा जो है वो खुद ही पिघलना शुरू हो जाता है और अपने आप को खाना शुरू कर देता है, और वो बड़ी एक इमरजेंसी बन जाती है और उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ट्राइग्लिसराइड के लेवल जो है वो जल्दी नीचे आने चाहिए, ताकि वो वाला जो रिस्क है वो कम हो जाए। इनको 1 महीने खाने के बाद ज़रा देखना चाहिए आपने टेस्ट दोबारा, फास्टिंग 14 घंटे का गैप जो है डाल के आखिरी खाने में और टेस्ट के वक्त वो ज़रा देखें कितना आता है, और एक दफ़ा आके दिखा लेना चाहिए, क्योंकि इनको और इनकी फैमिली को स्टडी करने की ज़रूरत है, इनके बहन भाइयों को, इनको कज़न्स को स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो चर्बी का ज़्यादा होना, और ये कोई थोड़ी ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है,
और ये विरासती किस्म का होता है और जेनेटिकली ये वाला सिलसिला होता है और फैमिली में ये चल रहा होता है। और उसमें से कई दफ़ा फैमिली में अचानक मौत भी हो जाती है और पता ही नहीं चलता कि हार्ट अटैक से मौत हुई या किसी और वजह से हुई। तो इन पूरी फैमिली को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी होता है। इन्हें चाहिए कि अपने फैमिली के, इनकी फैमिली के ददयाल में से, ननियाल में से जो बच्चे हैं उनके भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हो जाने चाहिए। और अगर किसी को ये इशू है तो शुरू से ही हैंडल कर ले तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। अच्छी बात है कि इनकी एंजियोग्राफी हुई 2018 में और उसमें कोई बड़ा मसला नहीं निकला, माइनर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ निकली है। और वो जब भी आएँ तो फिर अपनी वो पुरानी सीढ़ी जो है वो साथ लेते हैं ताकि उसे हम देख सकें। लेकिन फ़िलहाल जो दवाइयाँ खाते हैं वो उसे खाते रहें और महीना पूरा हो जाए फिर टेस्ट कराएं और फिर एक दफ़ा आकर दिखा लें। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी उज़मा बात कर रही हूँ चकवाल से। जी, सवाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब से सवाल है कि 23 तारीख को रात को 10 बजे मेरे बाएं कंधे पे और गर्दन में बहुत शदीद और चेस्ट में शदीद दर्द हुआ है जी। रात को सोते हुए। ठीक तो है। सांस बिल्कुल बंद हो गया और फिर मुझे इमरजेंसी में ले गए। जी। तो उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए, ईसीजी और ब्लड टेस्ट सारे किए। उन्होंने कहा कि आपको दिल की तकलीफ है। जी। तो इको की डेट दे दी है जी। 1 माह बाद। जी। तो डॉक्टर साहब से पूछना है कि अब मैं उनमें से कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करूं, तो ये मसला क्यों बना है। मुझे सन 2016 से ये तकलीफ है। तो उस वक्त दिन रात को बहुत ज्यादा जी, तकलीफ आपकी उम्र कितनी है? जी उम्र मेरी 39 है। 39। और क्या आपको शुगर और ब्लड प्रेशर है? जी शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर है 180 190/100 इतना रहता है। आपकी खानदान में, आपके वालिदैन में, बहन भाइयों में दिल की बीमारी है? जी मेरे वालिद साहब के बाईपास हुआ है 2009 में। अपने दादा और ताया को भी दिल की तकलीफ थी। ठीक है। और क्या आपका वजन ज़्यादा तो नहीं है? 72 kg है। ठीक है। ये बताइए कि जो अभी आपने रात को तकलीफ आपको हुई तो क्या आपको उसी वक्त घर डिस्चार्ज कर दिया गया था या 2-1 दिन एडमिट रखा था? जी मुझे तकरीबन 1 दिन और रात को एडमिट रखा था। ठीक है। और क्या कोई ये प्रॉपर हार्ट अटैक था या खाली एंजाइना का दर्द था? ये तो अब पता नहीं है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा शदीद था। कोई दवाइयाँ दे के भेजा उन्होंने? कोई दवाई खा रही हैं आप? जी दवाइयाँ उन्होंने दी हैं और टेस्ट भी सारे किए हैं। पहले कोई एंजियोग्राफी? ठीक है। पहले आपका कोई टेस्ट हुआ है दिल का, एंजियोग्राफी या कोई टेस्ट दिल का हुआ? नहीं, इको हुआ था सन 2015-16 में इको हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि आपके दिल का फंक्शन कमजोर है। ज्यादा कमजोर था कि थोड़ा बहुत कमजोर था? आपको याद है जी, कितने मेरा परसेंट 42 काम था। कर रहा था दिल? 42%। 42%। ठीक है। और अभी आपको कोई एडवाइस आपने पिंडी इस्लामाबाद में कहीं दिखाया है, चकवाल में ही चेकअप करा रही हैं? नहीं, फौजी फाउंडेशन में दिखाया है। पिंडी में? जी ठीक है। प्रोग्राम सुनते रहिए। आपको जवाब मुझे एक क्लियर करने जाने से पहले, अब दवाइयाँ इस वक्त कोई खा रही हैं कि नहीं? जी दवाइयाँ खा रही हूँ। कौन सी, नाम याद है या नहीं? नाम नहीं याद? जी एक लटीरेक्स है। जी जी। और एक है एडोनेट और एक लोकियम है और एक जिप्सार है और एक अल्किनेस। लोप्रिन या कोई खून पतला करने वाली दवाई शामिल है इसमें? वो उन्होंने उस वक्त वक्ती तौर पर इंजीसाइड दी थी 2 गोलियां जबान के नीचे रखने के लिए। ठीक है। और डिस्प्रिन दी थी। ठीक है। तो साथ में नहीं दी। उसके बाद नहीं दी है। ठीक है। प्रोग्राम सुनते रहिए, गौर से सुने, आपको आपके सवाल का जवाब बताते हैं। सर इनका टेलीफोन था चकवाल से, इन्होंने कॉल किया। उज़मा है और ये दिल की पेशेंट है। इनको 2 साल पहले भी इन्होंने चेकअप कराया था और उस वक्त इनका दिल कमज़ोर था, उसमें 42% काम कर रहा था। अभी दोबारा उनको तकलीफ़ हुई, 1.5 दिन दाखिल रही। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं। इनको नेक्स्ट क्या कराना चाहिए जो इनके लिए ज़रूरी है सर? आई थिंक बहुत ज़रूरी है। 2016 से इनका मसला चल रहा है और ये पेन वगैरह इन्हें हो रहा है और इको भी बताते हैं कि उसमें EF जो है वो 40% था, तो पहले डैमेज हो चुका है। मेरा तो नहीं चाहिए कि फ़ौरन इनकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट सबसे पहले कॉर्नरी आर्टरीज़ का तो पता चले कि उसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह हैं कि नहीं है। और अगर नहीं है और ये सिर्फ ब्लड प्रेशर का और हार्ट के पट्ठों का ही जो है मसला है, तो फिर उसका डिफरेंट इलाज है, फिर उस हिसाब से इलाज किया जाए। और ये जो चेस्ट पेन उनको स्वेयर हुआ और लेके गए हॉस्पिटल में और वो
इम्पेंडिंग हार्ट अटैक था या कुछ और था, उसको रूल आउट करने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा न खास्ता कोई और हार्ट अटैक इन्हें होता है तो 40% भी जो EF है ये कम होके 30 पे या 20 पे चला जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनकी उम्र भी बहुत थोड़ी है जिसमें से ये मसला इनका बढ़ सकते हैं। चाहिए कि फौजी फाउंडेशन इन्होंने जो पिंडी में जो दिखाया, अगर उन्हें कहें कि हमारी उनकी एंजियोग्राफी करवा लें तो एंजियोग्राफी से हमें ज़रा पता चल जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि बीमारी कितनी है। क्या सिर्फ ब्लड प्रेशर है जिसने दिल को कमज़ोर किया हुआ है, या नालियों में भी ब्लॉकेज है जिन्होंने कोई हार्ट अटैक का डर है या पहले हार्ट अटैक किया जिसकी वजह से दिल कमज़ोर है। तो एंजियोग्राफी इनके लिए बहुत ज़रूरी टेस्ट है, उन्हें करवाना चाहिए। बाकी जो खून के सारे टेस्ट है वो ज़रूर करवाएं, उन्होंने करवा लिए होंगे फौजी फाउंडेशन वालों ने। और एको का टेस्ट फ्रेश जो है वो जो कहती है महीने के बाद का टाइम दिया हुआ है, आप अपने टेस्ट जरा जल्दी से करवा लें ताकि वो पता चल जाए कि कितना आपका मसला है। ठीक है सर, एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मानसरा से बात कर रही हूँ, आयशा बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिएगा। जी, वो मैंने अपने वालिद साहब के बारे में पूछना था ना, वो हार्ट पेशेंट हैं। जी जी जी, हेलो। सवाल करें। हेलो जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप काइंडली ज़रा ऊंचा बोलेंगे और सवाल करें। 1 साल हो गए हमने बैलून सर्जरी कराई है ना। जी हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है, आप सवाल कीजिए। हेलो, कॉल ड्रॉप होगी सर। सर आप दोबारा कॉल मिला लीजिए, हम आपसे बात करेंगे। सर पिछली कॉल में उन्होंने बताया कि दवाइयाँ कुछ बताई थी, हार्ट अटैक के बाद खून पतला करने वाली दवाई इस्तेमाल करना, उसका जिक्र नहीं किया, तो अगर आप बता दें। और हार्ट अटैक की सूरत में भी कौन सी एमरजेंसी किट आप बताते होते हैं, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी है और ये हर किसी के पास होनी चाहिए, उसका भी अगर जिक्र कर दें तो। देखिए, जब हार्ट का आपको डर होता है कि नालियाँ बंद होंगी और हार्ट अटैक हो सकता है, या कहीं भी नाली बंद होगी, दिमाग की नाली बंद होगी या टांगों की नालियाँ बंद होगी, तो उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि एस्प्रिन का इस्तेमाल जो है या डिस्प्रिन का इस्तेमाल जो है, और जो हम लॉफ्रेन और एस्कॉट कहते हैं वो एस्प्रिन डिस्प्रिन ही है जो कोटेड होती है, वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और इनका हो सकता है कि किसी ने ये शक किया हो कि इन्हें शायद दिल की तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर है, और ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट कमज़ोर है, तो उन्होंने एस्प्रिन बीच में ना दी हो, और या ना समझ रहे हों कि इन्हें दिल की तकलीफ़ होगी या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होगी, तो उन्होंने एस्प्रिन ना दी हो। लेकिन कहीं भी है, जब आपको किसी जगह पे भी कोई ब्लॉकेज आती है तो दिल की नालियों में ब्लॉकेजेस हो सकती हैं और वहाँ पे खून के जो है वो क्लॉट्स बन सकते हैं, तो डिस्प्रिन लेना बहुत ज़रूरी है। अनलेस कि कहीं अगर आपको फालिज का अटैक हो और आप CT स्कैन करें और वहाँ पे ब्लीडिंग हो, तो फिर आपको डिस्प्रिन बंद करनी पड़ती है। अदरवाइज़ डिस्प्रिन जो है वो बड़ा ज़रूरी हिस्सा है एक नुस्खे का, जो कि दिल के मरीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। लेकिन वो डॉक्टर साहब जो आपको ट्रीट कर रहे होते हैं वो बेहतर जानते हैं कि क्या इसको डिस्प्रिन को देने की ज़रूरत है कि नहीं है। इन्हें चाहिए कि ये अपने टेस्ट वगैरह ज़रूर करवाएं, और अगर ये सिर्फ ब्लड प्रेशर और हार्ट उसकी वजह से कमज़ोर है तो फिर डिस्प्रिन की भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दिल के साथ बीमारी है, क्रॉनिक आर्टरी जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, तो या नालियाँ ब्लॉक हैं और उसमें हार्ट अटैक का डर है, फिर एस्प्रिन जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, टीवी की आवाज़ काइंडली बंद कर दें। जी जी, टेलीफोन पे बात करें। हेलो जी जी, सवाल कीजिएगा। अच्छा, शायद कॉल ड्रॉप हो गया सर। हार्ट पेशेंट से जो कि अभी हम बात कर रहे हैं, और स्पेशली आपने एक इमरजेंसी किट की भी आप बात करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप वो उसको बता सकें अगर, कि जो मरीज़ जिनको जो घर में हर वक्त हर किसी के पास होनी चाहिए, स्पेशली अगर 40 ईयर से उम्र ज़्यादा है या आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, तो ऐसा इलाज जो फर्स्ट एड, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स दूर हैं, यूजुअली बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कार्डियक फैसिलिटी के करीब रहते हैं और बड़े लंबे ट्रैवलिंग टाइम्स हैं, तो अगर किसी को रात को सवेर चेस्ट पेन हो गई है और नज़र आ रहा है कि ये हार्ट अटैक ही है और दिल का मसला है, तो ऐसी ट्रीटमेंट जो हर वक्त घर में मौजूद हो और अगर फर्स्ट एड के तौर पे ले ली जाए और नुकसान से बचा जा सके, तो ऐसी क्या किट है सर, वो आप बता दें अगर। जी जी, वो बड़ी इम्पोर्टेंट आई थिंक ये है कि एक किट, एमरजेंसी किट जो है वो एक तो डिस्प्रिन का एक पत्ता घर में मौजूद होना चाहिए, और एनजिस जो एमरजेंसी में हम ज़ुबान के नीचे गोली रखते हैं जब सीने में दर्द हो या दिल का दर्द हो, और हर दिल वाले मरीज़ को वो दी जाती है, वो आपके घर में ज़रूर मौजूद हो। और तीसरा है एक पलता, एक पैच होता है जो कि आपने सीने पे लगाना होता है। डेफिनेट पैच है, नाइट्रोडम पैच है, पाकिस्तान की मार्केट में आजकल गायब है, पिछले 2-3 साल से आ नहीं रहा,
और उस पर हम काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आए, एमरजेंसी मेडिसिन में जो एसेंशियल मेडिसिन है उसमें आए, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। वो उस किट में ज़रूर 3 चीज़ें होनी चाहिए, एंजिसिड, डिस्प्रिन और तीसरा ये पैच या पलता जो है ये ज़रूर होना चाहिए। और ये जब आपको सीने में दर्द हो, सीने में सेंटर में बोझ हो, घबराहट हो, सीने में बोझ आ जाए, तो उस वक्त आप डिस्प्रिन जो है वो चबा के खा जाएं और ज़ुबान के नीचे एंजिसिड रखें और 4-5 मिनट इंतज़ार करें, 7 मिनट इंतज़ार करें। ना आपको आराम आए तो फिर दूसरी ले लें और फिर 5-7 मिनट इंतज़ार करें, देखें आराम आता है कि नहीं आता, और फिर उसके बाद तीसरी आप ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान करना होता है कि कई दफ़ा इतनी एंजिसाइड लेने से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और आपको पसीने और घबराहट वगैरह शुरू हो जाता है। तो पहला ये है कि आप डिस्प्रिन की गोली खाएं, ज़ुबान के नीचे एंजिसाइड रखें, पैच अगर है तो वो लगा लें और अस्पताल की तरफ चल पड़े, ऐसे अस्पताल की तरफ जो जहाँ पे दिल के इलाज की सहूलत मौजूद हो, ताकि आप जाएं और आपकी फ़ौरन ECG और तशखीस हो जाए और आपके जो ज़रूरी ब्लड टेस्ट है वो हो जाएं और पता चले हार्ट अटैक हो रहा है तो उसका मुनासिब इलाज वहाँ पे वो शुरू हो जाए। ये बड़ा ज़रूरी है। और ये एक हर बंदा अपने घर में एक डिस्प्रिन का पत्ता और एक एंजिसिड की टैबलेट का पत्ता और ये जो पैच है, डेफिनेट पैच प्लास्टर जो है वो इन्हें जो है वो ज़रूर रखना चाहिए घर में। और आपको नहीं है, किसी और का जो है कोई तकलीफ़ हो तो उसे आप दे सकते हैं। और आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के दौरान कहीं आप अस्पताल से दूर है तो ये इलाज करके आप अस्पताल पहुंच सकते हैं। तो ये जो आप ये शुरू करेंगे, डिस्प्रिन चबा के खाएंगे तो उसका बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। ये होता है कि चंद मिनटों के बाद वो जो खून का क्लॉट जिसने नाली को बंद किया होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है और खून का जो दौरा है वो दोबारा बहाल हो जाता है और वो हार्ट अटैक होने से या बच जाते हैं, या फिर अगर हार्ट अटैक होना भी होता है तो वो उसका नुकसान बहुत कम होता है। तो ये जो एमरजेंसी किट है ये हर घर में ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, हर गाड़ी में ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, हर पर्स में ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। आपको हो गया तो ठीक है, किसी और साथ वाले किसी को हुआ तो आप उसकी उस वक्त पे उसकी मदद कर सकें। ठीक है नाज़रीन, हम ईमेल के ज़रिए बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं और सिर्फ मैं शामिल करना चाहूँगा एक ईमेल हमें मीर ज़मान साहब हमारे रेगुलर चेकअप कराते हैं और जेलम कार्डिक सेंटर में चेकअप कराते हैं। इनको हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का मसला है और ये उसके लिए जेस्ट्रेल, ज़ीकोर और लोप्रिन इस्तेमाल करते हैं। डिस्क का भी प्रॉब्लम है, एज इनकी काफ़ी अच्छी एज है। ये पाँवों में नमनेस की कंप्लेन करते हैं और ये पूछना चाहते थे कि कोई दवाई जिससे पाँवों की नमनेस कम हो। दिल की दवाइयाँ वो बाकायदगी से खाते हैं तो वो अगर आप सजेस्ट कर दें। और देखिए, कोई भी जो विटामिन की गोली है, ताकत वाली गोली है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मल्टी विटामिन जो इनमें सूट करती है और उसमें से ज़्यादातर ये भी सर्बेक्स जेड जो टैबलेट है वो एक गोली रोज़ाना ये ले सकते हैं या एक दिन छोड़ के ले सकते हैं। उससे इनकी होपफुली कुछ फ़ायदा होगा। कई दफ़ा फ़ायदा होता है, कई दफ़ा नहीं फ़ायदा होता। नहीं फ़ायदा होता तो कोई बात नहीं है, आप वॉक करें, खून का जो दौरा है वो ठीक करें, टांगों में ताकत आ जाएगी और बहुत सारे ऐसे जो आपकी अलामात या सिम्टम्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब भी आपको कोई ऐसा इशू हो तो फिर अपने विटामिन जो है वो ज़रूर ले लें। इन्होंने उम्र नहीं बताई, इनकी उम्र कितनी है? उम्र पिछली एक पहले जब उन्होंने ईमेल की तो ही इज अबव 65-68 से ऊपर। हाँ, तो बस इस तरह के आई थिंक जैसे मैंने कहा कि सर्बेक्स जेड जैसे टैबलेट है या फॉर दैट मैटर कोई भी जो विटामिन की गोली है जो इन्हें सूट करती है वो लेने सारी एक जैसी होती हैं और उससे जो है वो इनमें ये ताकत और हिम्मत आ सकती है और ये जो नमनेस है ये इम्प्रूव हो सकती है। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कोई इम्प्रूव करे, कई दफ़ा सिर्फ एक्सरसाइज से ये चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती हैं। सर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। नाजरीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक, लाइव प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप होगी हमारी, शायद आज टेलीफोन लाइन में कुछ मसला आ रहा है, कॉल ड्रॉप हो रही है। सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अदर देन दीज कॉल्स एक कार्डियक पेशेंट्स करना चाहूँगा। हमें एक ईमेल आई थी, खातून नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, हिदायत के नाम से थी या क्या, वो आपका जो कार्डियोलॉजी में सफ़र है वो एज एन इंस्पिरेशन वो पूछना चाहती थी कि आपने कैसे स्टार्टअप कैसे था और कौन कौन सी बड़ी पोजीशंस की हैं, और अगर थोड़ा सा सर इस बारे में अगर आप बता सकें। और जी जी बिल्कुल, ये डॉक्टर साहिबा थी या कोई मेंशन नहीं था पर उस ईमेल के फॉर्मेट से यही लग रहा था कि शायद कोई डॉक्टर हैं। और हाँ जी जी, मैंने देखे जी कि हमने
जो मैंने मेडिसिन की वो तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से की, और फिर उसके बाद आर्मी ज्वाइन की, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने मेंबरशिप की, एमआरसीपी की, और एमआरसी के बाद यूके में ही कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग ली, और फिर वापस आके एएफआईसी में पोस्ट हुआ। और एएफआईसी में पोस्टिंग होने के बाद फिर मैं एक दफ़ा मुल्तान गया, फिर वापस एएफआईसी में रहा, और वहीं से मेरी जो है वो आगे एक्सपीरियंस और जो सीनियरिटी वो मूव करती रही, और मैं एज कैप्टन आर्मी में रिक्रूट हुआ था और इंडक्ट हुआ, और फिर उसके बाद अब इस लेवल पे पहुंचा हूँ। लेकिन उसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, और आप उन सब स्टेजेस में से गुजरना होता है, और वो एक आपकी ट्रेनिंग है पार्ट की, और एक्सपीरियंस की, और मेच्योरिटी की, जो आपको बताता है, और हर रैंक के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और एक आर्मी जो है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको पहले जो है वो एक अच्छा अफसर और अच्छा इंसान बनाता है, और फिर आपकी प्रोफेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करता है उसको ग्रूम करने के लिए। और हमारे पास जो आर्मी में अदारे हैं बहुत ज़बरदस्त अदारे हैं, एक सर्विस स्ट्रक्चर, और सर्विस स्ट्रक्चर में सारे बड़े आराम से अपने अपने जो स्टेप्स हैं वो उसके हिसाब से प्रमोशंस होती रहती हैं, और वो बीच में कंपटीशन चलता रहता है। तो मेरा ज़्यादातर टाइम जो है वो एएफआईसी में रहा। मेरी ट्रेनिंग कुछ यूके में हुई, कुछ अमेरिका में हुई, और फिर एएफआईसी में मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट रहा, और वहीं पे फिर मैं वहीं से ही मैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ पर्सनल फिजिशियन रहा, और पर्सनल फिजिशियन 2002 से लेके मैं 2009 तक पर्सनल फिजिशियन टू द प्राइम मिनिस्टर रहा, और फिर 9 to 12 जो है मैं पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट रहा। तो इतना टेन्योर मेरा काफ़ी लंबा था कि 11 ईयर्स जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरे रहे, वो भी एक रिच एक्सपीरियंस था। और फिर मैंने आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एएफआईसी अस्करी अदारा जो कल्ब है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, उसको मैंने हेड किया, कमांड किया। फिर मैं उसके बाद डायरेक्टर मेडिसिन रहा, और फिर जब मैं सितंबर 2012 में रिटायर हुआ तो फिर वहाँ से मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने और चीफ मिनिस्टर ने जो है वो रिक्वेस्ट की जी कि अगर आप ये एक नया हॉस्पिटल बन रहा है और रावलपिंडी में कार्डियक इंस्टीट्यूट बन रहा है, तो अगर आप उसको हेड करें तो उसको कमीशन करें और इस्टेब्लिश करें। तो वो फिर शुरू में एप्रीहेंशन थी कि सिविल में जाने का, कि आर्मी की नौकरी और होती है और सिविल की नौकरी और होती है, यहाँ का माहौल डिफरेंट होता है, वहाँ का माहौल डिफरेंट होता है, लोगों के रवैये मुख्तलिफ होते हैं यूनिफॉर्म में, वहाँ पे सिविल में रवैये मुख्तलिफ होते हैं। तो वो मेरी एप्रीहेंशन थी, और जिसका मैंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब थे जो उनसे मैंने जिक्र किया, और मैंने उन्हें कहा कि ये मैं एक शर्त पे ये ज्वाइन करूँगा कि ये चीज़ें जो बीच में होनी चाहिए तब ये अदारा चलेगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं उसमें मेहनत और कोशिश करूँगा और आपको मायूस नहीं करूँगा अगर इस तरीके से हमने इस अदारे को चलाने की कोशिश की। तो आई थिंक उनको बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा जी जैसे आप चाहते हैं वैसे आप चलाएँ और ये करें। और वो फिर मैं उन्होंने कहा था जी कि वो हायर एंड फायर मेरे पास होगी, कि मैं जिसको स्टाफ को राइट फ्रॉम द टॉप मोस्ट पर्सन डाउन टू द पीएम उसकी अपॉइंटमेंट मैं करूंगा, और हायर उसको मैं करूंगा, फायर मैं करूंगा। जो काम करेगा वो काम करता है, उसे अप्रिशिएट भी करें, जो नहीं करेगा उसको हम फायर करें, जो नेक्स्ट लाइन में लगा हुआ उसे हम जॉब दें जिसको ज़रूरत है ताकि वो जॉब करें। और साथ ही ये था कि उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और वेरी नाइस ऑफ हिम, आई थिंक गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं की, और हम उसी हिसाब से वो चलाते रहे। और फिर मेरे जो अस्पताल था या जो भी जिस जगह पे भी मैंने काम किया, तो वहाँ पे मैंने एक ही मोटो रखा कि जो रूल्स बनाए जाते हैं किसी भी अस्पताल को चलाने के लिए वो पेशेंट फोकस्ड होते हैं, कि पेशेंट की केयर बेहतर हो। तो हर वो रूल मैंने फॉलो किया जिसमें पेशेंट की केयर पहले आती थी, और हर उस रूल को मैंने वायलेट किया जो पेशेंट केयर के अगेंस्ट जाती थी, क्योंकि हमारा जो कस्टमर था वो पेशेंट था। फर्स्ट जो नीड होती थी कि उस पेशेंट को खुश होना चाहिए, उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसको दवाई सारी मिलनी चाहिए, जो उसकी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वो मिलने चाहिए। मुझे गवर्नमेंट फंड दे रही है, उस फंड में से मैंने पूरे के पूरे करने हैं, और मेरा जो स्टाफ है या मेरी जो टीम है उन्हें वो काम करना चाहिए, और मेरे मरीज़ को किसी किस्म की शिकायत नहीं होना चाहिए। वो जब हमने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, जिसमें हमारे लोग भी बड़े खुश हुए, हमारे मरीज़ भी बहुत खुश हुए, हमारी टीम भी बड़ी खुश हुई, और हमारे सीनियर भी खुश हुए। और गवर्नमेंट के लिए जो भी गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, उनके लिए गुडविल थी, और उनकी वाह वाह हो गई कि उन्होंने एक अच्छा अस्पताल बना दिया और अच्छे तरीके से उसे चला दिया। तो ये सफ़र है, उसमें कोई शॉर्टकट मेहनत का नहीं है। वो चीज़ जो होती है वो आप मेहनत करेंगे तो उसमें बरकत आएगी और फल मिलेगा, बगैर मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और जब मरीज़ को आप देखें, और अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका जो खुलूस के साथ अपने मरीज़ को देखें, खुलूस के साथ उसका इलाज करें, उसकी सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट, उसकी बाकी सारी चीज़ें ज़रूरतों का ध्यान रखें,
क्योंकि बहुत सारे हमारा सोसाइटी, हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसके मेडिकल के अलावा और बड़े इश्यूज होते हैं। दवाई कोई नहीं खरीद सकता, इलाज कोई नहीं करवा सकता, घर में इशू है, नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, उसको आपने सारी चीज़ें इन टोटलिटी सारी चीज़ें देख के जो हद तक इम्कान आप उसकी कोशिश और मेहनत करके और उसकी हेल्प कर सकते हैं वो करनी चाहिए, ताकि वो बीमारी से उसका छुटकारा हो सके और वो उस बीमारी के साथ और आपके इलाज के साथ इतना फिट हो कि अपनी रोज़ी आराम से कमा सके और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सके। सर आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, इवन आफ्टर रिटायरमेंट ये सफ़र रुका नहीं और आप अभी भी अपनी सर्विस लोगों के लिए दे रहे हैं। और अभी भी जो आप जिस इदारे में हैं मेडिकेयर में, वहाँ सेहत कार्ड के नाम से हम फ्री ट्रीटमेंट भी लोगों की कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सर्विस है और अल्लाह आपको इसका अजर दें। सर एक कॉलर हैं साथ, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, तरबेला से बोल रहा हूँ, समीउल्लाह। जी समीउल्लाह साहब, सवाल कीजिएगा। जी 48 ईयर एज है मेरी। मैंने स्टंट डलवाया था 1 साल पहले जनरल साहब से, जेलम से। जी जी। तो 1 साल हो गया पूरा तकरीबन। तो अभी मुझे तकरीबन 5-6 दिन से दोबारा पेन शुरू हुई है, जिससे ये थोड़ी सी गर्दन भी दब जाती है और सीने में हल्की सी दर्द होती है अगर थोड़ा चलता हूँ। ठीक है। आज 5-6 दिन हो गए। तो मैंने कॉल भी की, जेल में भी की, यहाँ भी की, उन्होंने टाइम भी बहुत लंबा दिया मुझे। मैंने काफी दफा कॉल किया। तो जनरल साहब से ये कह रहा था मैं कि अगर ये मुझे टाइम दे दें जल्दी कि मैं मेडिके में या जेलम चेक करवा लूँ। बेसिकली मैं जेलम का हूँ। ठीक है समीउल्लाह साहब, ये बताइए कि आपने इससे पहले लास्ट चेकअप कब कराया था? 3 रमजान शरीफ में कराया था। तो इन्होंने कहा था 3 महीने बाद हम खुद कॉल करें, लेकिन मुझे कोई नहीं आई। ठीक है। तो फिर ये पेन शुरू हो गई, तो उस वजह से। ठीक है, आप दवाइयाँ इस्तेमाल करें? जी दवाइयाँ मैं लिपिरेक्स ले रहा हूँ जी। और कार्विडा 6.25 और लोप्लेट प्लस। ठीक है। और आपका एको टेस्ट हुआ होगा जिसमें दिल की परसेंटेज पता? जी सर वो हुआ था, लेकिन इस टाइम मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। मैं टीवी पे देखा है तो मैंने कॉल किया। रिकॉर्ड नहीं तो मैं चेकअप करवाना चाहता हूँ। जनरल साहब से ही मैं रेगुलर कराता हूँ चेकअप। ठीक हो गया। और समीउल्लाह साहब ये भी बता दें, शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब देते हैं, प्रोग्राम सुनते रहिए। सर समीउल्लाह साहब हैं, तरबेला से कॉल की। इनको पिछले साल स्टेंट पड़े थे, 48 उम्र है इनकी, और लोप्रिन, कार्विडा और लो प्लेट प्लस ये लिपिरेक्स ले रहे हैं। मशवरा करना चाहते थे और बेसिकली चेकअप भी कराना चाहते थे। इस बारे में इनको गाइड इन्हें बताया कि साल हुआ और अभी इन्हें पेन हो रहा है। तो इससे पहले कि आई थिंक वो ये मुझे दिखाएं, आई थिंक इस अगर तो कल जुमे को आ सकते हैं या परसों हफ्ते वाले दिन जेलम आ सकते हैं, तो जेलम आ जाएं और उन्हें बताएंगे जनरल साहब ने टेलीफोन पे मुझे टाइम दिया था वहाँ पे, तो उन्हें मैं देख लूँगा इंशाल्लाह। लेकिन आज से एक टैबलेट शुरू कर दें, कार्डनेट, CARDNIT, कार्डनेट 2.6 मिलीग्राम, एक गोली सुबह शाम, जब तक मुझे आप दिखा नहीं लेते। कल या परसों जेलम ही आ जाएं। अगर जेलम आ सकते हैं, अगर पिंडी नज़दीक आपको पड़ता है तरबेला से, तो फिर आप मेडिके में आ जाएं। और मेडिके में अगर आपने आना तो फिर सोमवार को आप आ जाएं, सुबह को 10-11 बजे के करीब आ जाएं। ठीक। मेडिकेयर कार्डिक सेंटर ये चक शहजाद पार्क रोड इस्लामाबाद में है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट है। तो इधर 10-11 बजे अगर पीर को सोमवार को आना है तो इधर आ जाएं, वरना जुमा हफ्ता JCC जेलम कार्डिक सेंटर में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आप आपकी मदद। जी सवाल कीजिएगा। मुझे मुझे काफी अर्से से डिप्रेशन का मसला है। जी। तकरीबन ये मेरा सिजेरियन हुआ था 11 साल पहले। जी। तो उसके बाद मुझे मसला रहता है, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक तो है। अभी मुझे ये है कि मुझे घबराहट कभी कभी शुरू हो जाती है। पिछले दिनों मेरा BP बहुत ज्यादा शूट कर गया था, 230 पे चला गया था बाय 120। ठीक है। तो ECG तो मेरी बिल्कुल ठीक थी। ठीक। हमारा भी एयरपोर्ट से ताल्लुक है, तो इधर ही अपना हॉस्पिटल में करवाया था। ठीक है। तो अब ये सर से ये पूछना है कि ये जो मुझे घबराहट ज्यादा फील होती है, तो खुदा हादसा ये कोई हार्ट का मसला तो नहीं है? जी आपकी, क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे 5 भाई और एक बहन की अभी डेथ हुई है। हमको हार्ट का मसला है सबको। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 38। और आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है? ब्लड प्रेशर तो अभी बस ये पहले तो कभी भी नहीं हुआ था। अभी ये 2 मंथ पहले जो
230 पे चला गया था, तो उसके बाद अब मैं रेगुलर इजी डे 25 mg लेती हूँ, क्या इससे कंट्रोल हो गया आपका ब्लड और प्रेशर? लेग्जोटाइनिल और सीटाम्यू वो भी मैं लेती हूँ। ठीक है, क्या आपका इजी डे 25 से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया? जी जी अब जी जी। अब कितना लेकिन होता है पिछले दवाई? दिनों अभी तकरीबन 8-10 दिन पहले मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था, बहुत ज्यादा। जी जी। तो जब मैं गई हूँ तो इसी डे के बावजूद भी पेन था, तो फिर मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने मुझे टैबलेट ये एक और एडवाइस किया, लेकिन इससे मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है। ट्राइमोप्रानिल जी, ये मेडिसिन है जी। जी। आज आपका ब्लड प्रेशर कितना था? जी आज तो नहीं चेक किया ब्लड प्रेशर, आज या कल? आज और कल तो मैंने इत्तेफाक से चेक नहीं किया, 2-3 दिन पहले चेक किया था, तो 120/90 पे आ गया है। सही है। और ये बताइए कि आपको शुगर तो नहीं है? शुगर है तो नहीं, लेकिन मुझे कहा है डॉक्टर ने कि 3 महीने का जो टेस्ट होता है वो करवाया था, तो उन्होंने कहा है कि आप मीठा छोड़ दें, वॉक शॉक करें, टैबलेट पे नहीं किया। ठीक। और क्या आपका वजन ज़्यादा तो नहीं है? अच्छा, कॉल ड्रॉप होगी सर। 38 ईयर्स उम्र है सर, और इनकी डिप्रेशन के लिए कुछ दवाइयाँ लेती हैं, और ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, घबराहट हो जाती है, फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। बड़ी स्ट्रांग है। आई थिंक इन्हें चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर देखें। आप इजी डे सिर्फ 25 या 50 मिलीग्राम से एक टैबलेट से ये 200 प्लस हो, नीचे वाला 120 के करीब डायस्टॉल है, वो कंट्रोल हो रहा है। इसका मतलब है इनको जो सबसे बड़ा रोल है वो इनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का है, एलिमेंट है, वो मेडिसिन ये रेगुलर लेती रहेंगी तो ब्लड प्रेशर इजी डे के साथ ही कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद ऊपर ये जाता है तो फिर कोई और मेडिसिन ऐड करनी पड़ेगी, और इनके बाकी टेस्ट जो है करने पड़ेंगे, जिनकी ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, उसमें पता चले कोई और वजह तो नहीं है जो एकदम इनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। उसमें एको है, ब्लड के टेस्ट हैं जिसमें ब्लड कंप्लीट पिक्चर है, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट क्रेटिनिन है, लिपिड प्रोफाइल है, देन शुगर का टेस्ट है, यूरिक एसिड है। ये चीज़ें सारी करने वाली हैं कि सेकेंडरी काज जो हमने देखनी होती है वो तो नहीं है। लेकिन क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री भी है तो जेनेटिक ज़्यादा लगता है कि इनका ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर को 140/90 से नीचे रहना चाहिए। 2 हफ्ते अगर पॉसिबल हो तो एक दफ़ा किसी कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रा दिखा लें ताकि आपका सारा कंप्लीट जो वर्कअप है वो हो सके, और अगर कोई सेकेंडरी काज है उसको डायग्नोज किया जा सके और उसे ट्रीट किया जा सके। सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। नाजरीन, अगर आपकी कॉल नहीं मिली तो cardiaclinic@k2.tv पे ईमेल कर दें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।